विवाह के लिए दोनों पक्षों की तरफ से हाँ होने के बाद अभय ने रागिनी से वादा लिया, मेरे माता पिता को कभी कोई कष्ट न हो, बड़े भैया उनके साथ रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सारे फर्ज पूरे हो गए। जब कभी जिम्मेदारी उठानी पड़ी तो मैं चाहता हूँ तुम पीछे न हटो, मेरे कदम से कदम मिलाकर चलो और उनके लिए दिल से करो। छोटा भाई बाहर सेट है, मतलब ये है कि वो जब भी आएगा मेहमान की तरह। और हाँ, एक बात और, पिताजी ने अपनी छोटी सी सरकारी नौकरी में हम तीनों पर बराबर मेहनत की है। ये मेरी लापरवाही रही या किस्मत कह लो कि मैं दोनों की तरह बहुत आगे नहीं जा पाया। इसलिए कल को तुम्हें किसी तरह की हीन भावना न हो, इसलिए पहले से मन पक्का कर शादी करना। छोटी सी प्राइवेट नौकरी है, घर में बेशक आलीशान सामान न भरा हो पर दिल में तुम्हारे लिए भरपूर प्रेम रहेगा। रागिनी पढ़ी लिखी होशियार लड़की अभय के पाक दिल और नेक इरादों से प्रभावित हो गई। अपनी पारिवारिक परिस्थिति को देखकर वो हर समझौते के लिए तैयार हो गई। विवाह के बाद कुछ दिन ससुराल में रहकर जल्दी पतिदेव के साथ। कमाई बेशक ज्यादा न थी, कई बार महत्वाकांक्षाओं को मारना पड़ता था, लेकिन उसकी छोटी सी दुनिया में सुख चैन और प्यार सब था। मध्यम वर्गीय परिवार से थी तो हर परेशानी को बचपन से बारीकी से देखते आई थी। बेशक पिताजी ने कमी होते हुए भी हर सुविधा दी, लेकिन आज उन सुविधाओं में से भी कईयों का अभाव था। अपने वादे के मुताबिक उसने तकलीफों का कभी रोना नहीं रोया। दोनों प्रेम से रहते, माता पिता के पास अक्सर आते जाते रहते। वहां जाकर बस एक बात खटकती थी, माँ की कोई बात गलत लगने पर बड़े भैया भाभी का तुरंत पक्ष ले लेते और अभय, उसकी उम्मीद रागिनी से हर हाल में चुप रहकर सहयोग करने की ही होती। उसे बुरा भी लगता तो बस 2 दिन आई हो कहकर चुप करा देता। एक दिन पता चला माँ और भाभी के बीच की अनबन से परेशान हो भैया ने ट्रांसफर बाहर करवा लिया। अभय के पास दूसरा कोई हल न था, चल दिए परिवार सहित माता पिता के साथ रहने। रागिनी भी अपने वादे के मुताबिक तन मन धन से सेवा में जुट गई। कुछ दिन बीतने के बाद सास बहू में वैचारिक भेद शुरू हो गए। सही होते हुए भी रागिनी विरोध नहीं कर पाती, मन महसूस कर रह जाती। जिंदगी एक ढर्रे पर चल पड़ी, कहीं कोई बदलाव नहीं। घर में बातें कम, तनाव ज्यादा रहने लगा। माँ की छोटी छोटी बातों में रोक टोक रिश्तों में दूरियां लाने लगी। सब्जी ये क्यों बनाई, अभी कहाँ जा रहे हो। अभय तो पहले रसोई में झांकता भी नहीं था, कभी बाहर का खाना पसंद नहीं करता था और भी ना जाने कितने बेतुके प्रश्न। कहने का मतलब यह है कि रोज के मनमुटाव अभय के घर घुसने के बाद सरदर्दी बनने लगे। जब बहुत समझाने के बाद भी हल नहीं निकला तो उसने रागिनी से ही चुप रहने की याचना की। देखो रागिनी, सब कहेंगे बड़ा दम भरता है, आज खुद पर पड़ी तब अक्ल आई। ये लोग बुजुर्ग हैं, इनसे बदलने की उम्मीद करना बेकार है। तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मेरी परेशानी समझो और किसी भी तरह समस्या का हल निकालो। तीनों बेटे पिता को छोड़ कैसे रह सकते हैं। भैया की पोस्टिंग बाहर है और छोटा आउट ऑफ इंडिया। मैं इनके बुढ़ापे में इन्हें अब कहीं छोड़कर नहीं जा सकता। इस तरह घर के झमेलों में पड़ा रहा तो अच्छी नौकरी भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। रागिनी समझ रही थी उसे हर हाल में सामंजस्य बैठाना होगा। उसने हर बात का हल यही निकाला कि बहस करना या अपनी राय रखने से अच्छा है चुप रह सब करना। वो चुपचाप सब काम करती रहती, अपनी तरफ से सेवा में कोई कमी न करती। आज पिताजी के कोई पुराने मित्र मिलने आए। अरे अभय, तुम कब आए। वहाँ तो सुना है तुम्हारी अच्छी नौकरी लग गई थी। क्यों बेटा, नौकरी छोड़ आए। मुझे यकीन था तुम इन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ोगे। अभय कुछ बोलने ही वाला था कि पिताजी बीच में बोल पड़े। बड़े का तबादला बाहर हो गया और छोटा विदेश है, एक यही था जो नौकरी छोड़ आ सकता था। हमने कहा यही आकर रहो, थोड़ा कम भी मिलेगा तो क्या, घर खर्च तो हम चला लेंगे, इस बहाने थोड़ी बचत भी हो जाएगी। वहाँ जितनी कमाई थी सब खर्च हो जाती। अभय पिता की शक्ल देखता रहा, उसे लगा था पिताजी इसकी तारीफ करेंगे कि सब छोड़ गए तो इसने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की और चला आया। वो मन ही मन तकलीफ से भर उठा, कितनी आसानी से पिताजी ने उसकी मजबूरी गिना, उसके त्याग को इतना छोटा कर दिया। जब तक भाई यहाँ था तब तक उनके दिमाग में ये विचार नहीं आया कि अभय की कमाई कम है, उसे बुला लिया जाए। ये सब सुनकर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। पिताजी की बीमारी के चलते अक्सर लोग मिलने चले आते, बेटे बहू की सेवा देख तारीफ भी करते, पर असली तृप्ति तो तब मिलती जब माता पिता उसके त्याग को समझते। बहू चुपचाप काम में लगी रहती। हाँ, समय के साथ जीना सीख गई थी, उन लोगों की बहुत सी बातों को नज़रअंदाज कर खुश रहने की कोशिश करती। अब एक बिटिया भी थी, आधा समय उसके कारण लग जाता। दोनों को साथ बैठा देख हर समय कुछ न कुछ सुनाया जाता। उसने साथ बैठना कम कर दिया, उसे अपने से ज़्यादा पति का सोचकर बुरा लगता। एक दिन गुस्से में बोली, देखिए सेवा करना अपनी जगह है, लेकिन जब
सामने वाले को आपके किए की कद्र न हो तो वही सेवा बेवकूफ़ी नज़र आती है। जानते हैं आप मम्मी जी सबसे क्या कहती हैं? लोग हमें बेवकूफ़ समझने लगे हैं। अभय उसकी बात पर मुस्कुराकर कहता, तुम क्या समझती हो मैं इतना नादान हूँ कि सबका मन पढ़ना नहीं जानता? ये दुनिया और यहाँ के लोगों की छोड़ो, तुम सीधा चल रही हो, फ़र्ज़ अदा कर रही हो, तो ये तुम्हें बेवकूफ़ का दर्जा दे रहे हैं। अभी तुम यहाँ गए नहीं कि वही लोग सीधे यही कहेंगे, वो तो पराई थी, क्या सेवा करती जब बेटा ही अपना फ़र्ज़ अदा ना कर सका। इसलिए रागिनी, किसी की बात को दिल से मत लगाओ। मुझे खुशी है कि तुम मुझे धर्मपत्नी के रूप में मिली, लेकिन पिताजी वो बुजुर्ग है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे प्यार नहीं करते, वो मेरी स्थिति देख भड़ास निकालते हैं कि सब बन गए और ये यहीं 2-3 दिन से मौसी सास आई हुई थी। बहू को देख बहुत खुश होती, कैसे चुपचाप शांत मन से अपने काम करती रहती है। दीदी कुछ भी कह, तेरी बहू लाखों में एक है। क्या तन मन धन से सेवा में लगी रहती है। बड़े का क्या हाल है और छोटा, वो सब कैसे हैं? पिताजी बीच में ही गर्व से बोले, दोनों बहुत होनहार है, अच्छी कमाई करते हैं। उन लोगों ने मेरी मेहनत सफल कर दी। शान से कह सकता हूँ दोनों लायक है। उनके ऊपर पैसा लगाया तो आज उन्होंने सर उठाने लायक रखा है। जीजाजी लायक तो अभय है, बड़ा तो बीमारी की हालत में भी आपको छोड़ चला गया, और इसे देखो, अपना आगा देखा न पीछा, सब छोड़ सेवा में चला आया। देखो साली साहिबा, सेवा करता है तो उसे उसका मेवा भी मिलता है। दोनों लायक थे, निकल गए। हमने तो इस पर भी उतना ही मेहनत की थी, कुछ बनता तो ये भी कौन सा रुकता। शुरू से नालायक था, कभी किसी की नहीं सुनी। आज यहाँ है तो हमारी वजह से 2 पैसे बचा लेता है। ये नहीं होता तब भी हम इतने समर्थ तो थे ही कि अपनी व्यवस्था करते। बहू सब सुन रही थी, जानती थी। जो अपने बच्चे के प्रेम व त्याग को नहीं समझते, वो उसके लिए क्या कह सकते हैं। उसे अभय के लिए बहुत तकलीफ हुई। मन तो आया अभी के अभी उसे ले यहाँ से चली जाए। मौसी सास ने फिर पक्ष रखते हुए कहा, कुछ भी कहो, ऐसे बच्चे आज के समय में मिलना मुश्किल है। आपकी किस्मत अच्छी है जो दीदी बहू और तुम्हारी कोई बात होते नहीं देखी। क्या बात है, सब ठीक है ना? वो बेचारी कहीं आती जाती नहीं, एक तुम ही हो जो उसके मन को पढ़ सकती हो। सास कुछ बोली उससे पहले रागिनी हंसते हुए बोली, मौसी जी माफ कीजिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ। आप खुद ही सोचिए, नालायक बेटे की बहू लायक कैसे हो सकती है? नालायक बहू हूँ, पति ने कहा। माता पिता अकेले हैं तो साथ देने चली आई। बुजुर्ग है, उनका हर कहना मानना होगा। तो बिना विरोध किए जो कहा वो मानती गई। कभी इन लोगों की कोई बात पसंद नहीं आई तो पति से कहा। उस नालायक बेटे ने माता पिता के सामने मुंह बंद रखा, बिना विरोध के चुपचाप अपना काम करते रहने को कहा। मैंने वो भी किया, हालात से समझौता कर चुप रहना सीख गई। पर बेटा सब कुछ करने के बाद भी नालायक ही रहा तो मैं कैसे लायक हो सकती थी? उनके त्याग, सेवा और फर्ज का ये सिला मिलेगा अगर समय रहते समझती तो आज अफ़सोस ये है कि ये नालायकी मैंने तब दिखाई होती जब सब कुछ छोड़-छाड़ कर यहाँ आने को तैयार हुई थी। बहू की बात से सास-ससुर के चेहरे का रंग उड़ गया। आज से ये नालायक बहू बिल्कुल लायक हो चुकी है, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ को रोक नहीं पाई। अपने मन की कह नालायक बहू फिर चुपचाप अपने फर्ज अदा करने में लग गई। किसी के सीधेपन और फर्ज को उसका स्वार्थ बता कम मत आंकिए। मन का सुकून हर किसी को चाहिए। किसी के मन से की गई सेवा भाव को स्वार्थ का जामा पहनाना उसके मन के साथ खिलवाड़ क्यों? भावनाएं हर किसी में होती है, पर समय पर अभिव्यक्त कराने वाले के विचारों की कद्र करनी चाहिए।